नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। डीआरडीओ ने अब EMCA 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कई सबसिस्टम जिसमें कि पावर टेक ऑफ शाफ्ट को टेस्ट किया जाना है, उनका अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। पावर टेक ऑफ शाफ्ट एक क्रिटिकल यानी कि एक जटिल कंपोनेंट होता है जो एक मैकेनिकल लिंक बनाता है इंजन और एयरक्राफ्ट पर माउंटेड एसेसरीज ड्राइव्स के बीच। डीआरडीओ की कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही पावर टेक ऑफ शाफ्ट का निर्माण कर लिया था तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया तो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को, जो कि इसका प्रोडक्शन करेगी। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को L1 बिडर के तौर पर चुना गया है, जिसके तहत वे परले मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का डेवलपमेंट और फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन और सप्लाई का काम करेगी। भारत ने पहले ही 500 किलोमीटर रेंज वाली परले न्यू जनरेशन टैक्टिकल मिसाइल का परीक्षण किया था पिछले साल दिसंबर में, वो भी 2 बार, जो कि दुश्मन की किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल को खत्म कर सकती है और ये कुछ ही रेंज में अपना रास्ता भी बदल सकती है। डीआरडीओ के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के लिए L&T को L1 बिडर के तौर पर चुना गया है, जिसमें कि भारतीय सेना करीबन 1750 FICV को खरीदना चाहती है, जिनकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए है, और भारतीय सेना इन्हें वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल से बदलना चाहती है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के अधिकारियों ने डिफेंस मिनिस्ट्री और भारतीय सेना को 2021 में एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसके तहत डीआरडीओ ने कहा था कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे ही प्लेटफॉर्म को स्वदेशी रूप से बना सकती है। डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस प्लेटफॉर्म की कोर तकनीक बनाएगी और बाकी का काम प्राइवेट सेक्टर फर्म लार्सन एंड टूब्रो प्रोडक्शन असेंबली में किया जाएगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो लाइट टैंक पर भी काम कर रहे हैं, जिसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में सामने आ जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने प्री प्रोडक्शन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, जिसपे कि 7.62 mm की मशीन गन भी शामिल होगी, जिसका जल्द ही यूजर ट्रायल्स किया जाएगा। आपको बता दें कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के करीबन 6 वेरिएंट्स का भी ऑफर किया गया है भारतीय सेना को, जिसमें कि 30 mm की कैनन और 105 mm की लाइट गन वेरिएंट भी होगा। हालांकि भारतीय सेना पहले इसका यूजर ट्रायल्स करेगी और उसके बाद इन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड ने कहा कि वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए एयर डिफेंस गन के टेंडर में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि वे एक ओपन टेंडरिंग प्रोसेस की प्रतियोगिता करेंगे, वो भी प्राइवेट फर्म्स के साथ। आपको बता दें कि एंटी एयरक्राफ्ट गन के टेक्निकल रन्स पूरे हो चुके हैं और अब केवल जो फैसला है वो कीमत की बिड्स पर ही लगेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जिसका इंतजार अभी किया जा रहा है। यानी इसके अलावा ये टेंडर एयरफोर्स और आर्मी दोनों के लिए करीबन प्रत्येक के लिए 200 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के लिए है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और रडार सिस्टम भी शामिल होंगे। डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि सॉर्निंग ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स के तौर पर भी काम करेंगे, और इनका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 6 घंटे का होगा, और ये अपने पेलोड में सोनार और दूसरे अन्य उपकरणों को भी ले जा सकते हैं, और ये अंडर वाटर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और यही नहीं, ये दुश्मन की जहाज से आने वाले किसी भी खतरे को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। भारत ने आज बालासोर में उड़ीसा के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण में कई स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। नई ब्रह्मोस ER ब्लॉक 4, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। साथ ही इस टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के कई नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी सफल रहे। भारतीय सशस्त्र बलों ने साप के 84 एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन को सेलेक्ट किया है। 84 एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा, और एक कंपटीशन के जरिए साप को चुना गया है। 84 एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन का उद्देश्य पैदल सेना यूनिटों को बख्तरबंद वाहनों और किलेबंदी को नष्ट करने का एक साधन देना है। 84 को 1960 के दशक के अंत में स्वीडिश सेना के द्वारा अपनाया गया था। पिछले महीने पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना को कुछ और अचूक हथियार भी मिले हैं, जिनसे वे अपने दुश्मनों को रोकने में सक्षम हो सके हैं, जिसमें कि एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस भी हैं, जिन्हें भारत में ही विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत इससे पहले भी कई मामलों में मॉरिशस की मदद करता रहा है। मॉरिशस भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि
HAL ने मॉरिशस के साथ एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यही नहीं, भारत ने मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और छोटी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा अगवा किए गए किशोर को लेकर भारतीय सेना ने PLA से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत चीनी सेना से संपर्क किया। सेना ने उनके इलाके में अगवा किए गए किशोर का पता लगाने और उसे स्थापित किए गए प्रोटोकॉल के तहत लौटाने को कहा। अगवा किए गए किशोर की पहचान मिराम तोरेन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के एक 17 वर्षीय किशोर को PLA ने राज्य के अपर सियांग जिले से अपहरण कर लिया। यहाँ के जिला अधिकारी ने बताया कि युवक अन्य लोगों के साथ भारत चीन के बीच सीमा क्षेत्र में शिकार कर रहे थे। उस दौरान ये घटना सामने आई। दोस्तों, ऐसी घटना सितंबर 2020 में भी सामने आई थी, जब 5 लोगों को चाइना ने अगवा कर लिया था और एक हफ्ते के बाद रिहा किया। दोस्तों, अभी कुछ हफ्तों से लगातार एक खबर चल रही है जिसमें कि चाइना के द्वारा पैंगोंग लेक के पास पुल का निर्माण जो किया जा रहा है, उसके बारे में भी एक नई अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये पुल चाइनीज आर्मी के द्वारा पैंगोंग झील पर लगभग 25 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र में बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विवादित क्षेत्र पर 1962 के युद्ध से पहले ही पीपल लिबरेशन आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया था। दरअसल भारत के अंदर ये एक मुद्दा बन गया था, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि चाइना ने ये जो निर्माण कराया है वो उसने LAC से अंदर तिब्बत के क्षेत्र में 25 किलोमीटर अंदर करवाया है। बता दें कि ये जो पुल है वो रूतो के आसपास खुरनक फोर्ट क्षेत्र के पास चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में करीबन 25 किलोमीटर अंदर है और 1959 के बाद ही चाइना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि दोस्तों, भारत ने भी पैंगोंग झील और अन्य अग्रिम स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचों को काफी मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले क्वाड के जवाब में रूस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी तैयारी तेज कर ली है। रूस चीन के साथ मिलकर ईरान के चबहार बंदरगाह पर तीनों देशों की संयुक्त नौसेना अभ्यास पर बातचीत कर रहा है। रूसी नौसेना ने बताया कि उसके जंगी जहाज पहले ही चबहार पहुंच चुके हैं। भारत ने चबहार के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में इस बंदरगाह को विकसित करने पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का चबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को एक नौसैनिक किले के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत ने इसी का जवाब देने के लिए चबहार बंदरगाह को विकसित किया। अब चीनी युद्धक पोत चबहार तक आने वाले हैं, जिससे भारत के प्रयासों को एक बड़ा झटका लग सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चबहार पर ये तीनों ही देश साल 2019 में भी युद्धाभ्यास कर चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और क्वाड के बढ़ते दबाव की वजह से रूस, चीन, ईरान के नौसैनिक युद्धाभ्यास करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। रूस ने यहाँ पर एक मिसाइल क्रूजर, एक विशाल एंटी सबमरीन युद्धक जहाज और एक बड़ा सी टैंकर शामिल किया है। रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चबहार पोर्ट पर रूसी नौसेना का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल पहले से ही निर्धारित सम्मेलन में हिस्सा लेगा, जिसमें रूस, चीन और ईरान के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास पर चर्चा होगी। चबहार पोर्ट पर रूसी जहाजों में खाना, ताजा पानी और ईंधन भरा जाएगा। रूसी जंगी जहाजों का ये बेड़ा नए साल से ठीक पहले व्लादिवोस्तोक से रवाना हुआ था। इतनी लंबी दूरी तक तैनाती के दौरान रूसी जंगी बेड़ा सेशल्स भी जाएगा। भारत ने पिछले दिनों चबहार बंदरगाह को विकसित करने का काम तेज कर दिया था। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये प्रोजेक्ट पहले धीमी गति से चल रहा था। भारत ने बंदरगाह पर लगने वाली क्रेन सहित कई अन्य उपकरणों और दूसरी खेप की आपूर्ति भी की है। इससे पहले भारत यहां पर 2 मोबाइल हार्बर क्रेन को यहां पहले ही लगा चुका है। पोर्ट पर खड़े जहाजों पर सामान को लादने और उतारने के लिए मोबाइल हार्बर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से बड़े बड़े कंटेनरों को बहुत ही कम समय में किसी विशालकाय ट्रांसपोर्ट शिप के ऊपर लादा या उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह क्वाड को टक्कर देने के लिए रशिया का ये नई चाल है या फिर चीन की ये चाल है, जिसके तहत चबहार पर अब चाइना भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अभी हाल ही में ईरान और चाइना ने एक मेगा डील पर साइन कर लिया है, जिसके तहत अब धीरे धीरे चाइना इस ईरान को कंगला बना देगा और जिसके तहत अब ये चीन ईरान को वीरान बना देगा और ये वीरान ईरान तब जाके समझेगा कि भारत उस पर कितना मेहरबान था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद का भारतीय सेना को लेकर लगातार झूठ का प्रचार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम पुलिस को जम्मू और कश्मीर में युद्ध अपराधों को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार करने का अनुरोध प्राप्त मिला है। ब्रिटेन स्थित एक कानूनी फर्म स्टॉक वाइट ने भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गृह मंत्री सहित 8 और
टॉप सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों के खिलाफ अपराधों में उनकी कथित भूमिका को लेकर कार्रवाई करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की युद्धक अपराध इकाई को सबूत सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि कानूनी फर्म की रिपोर्ट 2020-2021 के बीच 2000 से अधिक साक्ष्यों पर आधारित है और पुलिस को आवेदन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े पाकिस्तानी जिया मुस्तफा द्वारा किया गया है। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी जिया मुस्तफा को फ्रीडम फाइटर बताते हुए जांच रिपोर्ट में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो जिया है वो एक नरसंहार का मास्टरमाइंड भी रहा है। इस नरसंहार में 24 कश्मीरी पंडितों को मारा गया और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जिया को 2003 में गिरफ्तार कर दिया था। 40 पेज की इस रिपोर्ट में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत का समर्थन करने के लिए कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। भारत द्वारा इजरायली रक्षा बलों और अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर से 4 हेरॉन ड्रोन के अधिग्रहण की भी बात कही गई है। इसे लेकर कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में खुफिया टोही और निगरानी मिशनों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ब्रिटेन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान चाहे ब्रिटेन में जाए या फिर UN में जाए, दुनिया जानती है सच क्या है। और ऐसे में चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर जनरल MM नरवणे हो या फिर अन्य भारत के टॉप कमांडर्स हो, उन पर कोई हाथ तो दूर उन्हें छू भी नहीं सकता है। कि टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।